एएसआई मोहम्मद अरशद और उसके साथियों ने नाकाबंदी कर रखी थी। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं थी तो पुलिस जवार के खेत में गई तो देखा कि वहां पर एक शख्स मर चुका था। मरने वाले का नाम था मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ पे इल्जाम ये लगा कि उसने मौजा रुकनपुर की हाजन मकबूल बेगम का कत्ल किया है कि मोहम्मद यूसुफ को अदालत ने इस केस से बरी कर दिया और गुजरात सेशन कोर्ट अदालत ने मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो मोहम्मद यूसुफ अकबराबाद स्टॉप पर बैठा हुआ था कि मोहम्मद यूसुफ उस औरत को एक खाली प्लाट में ले गया और उसके सर पर ईंट मारी। वो उसे अंबाला रोड पर ले गया और वहां ले जाकर उसे एक वीराने में कत्ल कर दिया। उसने उस औरत को बालों से पकड़ा और उसका सर शीशम के दरख्त में इतनी जोर से मारा कि वो औरत मर गई। और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने इस तरह के कई कत्ल किए था, मगर हाजरा बीबी इस हमले में मौजाना तौर पर जिंदा बच गई। मोहम्मद यूसुफ एक बार फिर गिरफ्तार हो गया। मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद, सजाए मौत और 70 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। मोहम्मद यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी लिए कत्ल हुए पड़ा है। ये बात है 18 जुलाई 2017 मंगल की रात की, जब गुजरांवाला सनत रोड पायल मैरिज हॉल के करीब एएसआई मोहम्मद अरशद और उसके साथियों ने नाकाबंदी कर रखी थी कि लाइन के पार से मोटरसाइकिल पर दो सवार आए। उन मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया और उसकी वजह यह थी कि मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं थी। उन सवारों ने रुकने की बजाय मोटरसाइकिल भगा ली और थोड़ा ही दूर जाकर जवार के खेत में घुस गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो जवाब में मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस वालों ने भी फायरिंग शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो पुलिस जवार के खेत में गई तो देखा कि वहां पर एक शख्स मर चुका था, उसके करीब मोटरसाइकिल पड़ी थी और दूसरा शख्स अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग चुका था। मरने वाले शख्स की जेब से एक शनाख्ती कार्ड और थोड़ी सी रकम निकली। शनाख्ती कार्ड पर उसका पता सियालकोट राना कॉलोनी का दर्ज था और मरने वाले का नाम था मोहम्मद यूसुफ। जब पुलिस ने इसके बारे में तहकीकात की तो तमाम लोग हैरत में डूब गए कि आखिर इस शख्स का यही अंजाम होना था। मगर हैरत की बात यह थी कि मोहम्मद यूसुफ तो सियालकोट जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, तो फिर वो यहाँ पर कैसे मर गया? इस हैरत से निकलने के लिए हमें मोहम्मद यूसुफ की कहानी को समझना पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ सियालकोट की तहसील वजीराबाद के एक इलाके भीरों की चीमा में पैदा हुआ। मोहम्मद यूसुफ की 4 बहनें और उसके 4 भाई थे। ये अपने वालिदैन का बहुत लाडला था। मोहम्मद यूसुफ ने कुरान हिफ्ज़ किया और उसके बाद FSC में सर्जिकल आलात की सनत से वाबस्ता होने का फ़ैसला किया, इसलिए उसने टेक्निकल एजुकेशन हासिल की। टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के बाद मोहम्मद यूसुफ मलेशिया चला गया। कुछ अर्सा वो मलेशिया में रहा और उसके बाद वो बहरीन चला गया। मगर मोहम्मद यूसुफ का रवैया इन दोनों मुल्कों में ठीक नहीं था। पहले उसे मलेशिया से निकाला गया और आखिरकार उसे बहरीन से भी निकाल दिया। बहरीन में वो जिस भी फैक्ट्री में काम करता था वहाँ पे वर्करों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मोहम्मद यूसुफ वापस पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में उसके रहने का तरीकाकार क्या था कि यहाँ पर उससे तमाम लोग तंग हो गए। वो सारा दिन घर में रहता, घर वालों से लड़ता झगड़ता, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा करता और आखिरकार उसके बहन भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। तो मोहम्मद यूसुफ भीरों की चीमा में अपने वालिद के घर मुंतकिल हो गया। मोहम्मद यूसुफ के रवैये की वजह से तमाम रिश्तेदारों ने उससे अपना नाता तोड़ लिया था। ताल्लुक है 10-12 साल हो गए छोड़ दिए से। मोहम्मद यूसुफ की ज़िंदगी यूं ही चल रही थी कि 2005 में उस पर कत्ल का एक मुकदमा दर्ज हो गया। मोहम्मद यूसुफ पे इल्ज़ाम ये लगा कि उसने मौजा रुकनपुर की हाजन मकबूल बेगम का कत्ल किया है, मगर मोहम्मद यूसुफ ने इनकार कर दिया कि उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद यूसुफ किसी तरह भी नहीं माना कि उसने ये कत्ल किया है, मगर पुलिस ने उसका चालान करके उसे अदालत में पेश कर दिया। उस मदई को मैंने बोला कि आप कुरान पाक पकड़ के कह दे कि तूने हमारा कत्ल किया, या ज़िंदगी में आपने मुझे कभी देखा है? तो वो कहते हैं हम तो नहीं आपको देखा, अगर हम आपको जानते या देखते या हमारा तुम्हारे साथ कोई मसला होता तो हम आपको FIR में नॉमिनेट करते। ये तुम्हारे गांव का नाज़िम जो मुकद्दस रहीम है वो बार बार हमें कह रहा है कि तुम बोलो यही है। वो ट्रायल शुरू हो गया वज़ीराबाद सेशन अदालत में। 6 माह बाद मैं उस कत्ल में बरी हो गया। मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, ना ही कोई पुख्ता गवाह मौजूद था, इसलिए मोहम्मद यूसुफ को अदालत ने इस केस से बरी कर दिया। अभी मोहम्मद यूसुफ की रिहाई को 6 माह भी नहीं गुजरे थे कि उस पर एक और कत्ल का इल्ज़ाम लग गया और ये कत्ल था बुशरा आमर का। मोहम्मद यूसुफ पे इल्ज़ाम था कि उसने बुशरा आमर को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। छुरे ना मारता रहा वो साढ़े कोल इत्थे आए ने तो असीं फिर टुरे आ मगर लगे हाँ
ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ कुछ गवाह और कुछ सबूत भी मिल गए जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गुजरात सेशन कोर्ट अदालत ने मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अभी मोहम्मद यूसुफ की सज़ा के 4 साल ही गुजरे थे कि उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार ने 2009 में जेल का दौरा किया। मोहम्मद यूसुफ ने इस दौरे के दौरान कुरान मजीद की तलावत की और चीफ जस्टिस के सामने फरियाद की कि वो बेगुनाह है, पुलिस ने उस पर जुल्म किया है और इसे गिरफ्तार किया है। वो हाफ़िज़ कुरान है, कत्ल जैसे जुर्म को वो कबीरा गुनाह समझता है, वो ये गुनाह कैसे कर सकता है। चीफ जस्टिस ने मोहम्मद यूसुफ की दरख्वास्त कबूल की और इसकी रहाई के अहकामात जारी कर दिए। चीफ जस्टिस साहब उधर कोट लखपत जेल में दौरा किया चौधरी इफ्तिखार साहब ने, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे साथ इस तरह जुल्म हुआ है, आप 2 दफ़ा मजदूर हुए हैं, अल्लाह ताला ने आपको 2 बार इज़्ज़त अता की है, मेरे साथ कुछ तामन कर दें। तो उन्होंने फौरी तौर पर केस मेरा लगवाया और मैं पहली तारीख पे बरी हो गया। जो इसने अपनी बरीयत करवाई है वो इस बात पे करवाई है कि जज साहब के सामने खड़ा होकर इसने तलावत की और कहा कि मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ और पुलिस मेरे साथ ज्यादती कर रही है। तो पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, उसकी वीकनेसेस को, उसकी सॉफ्ट बेली को जो शख्स समझता है उसके लिए उसको एक्सप्लॉइट करना कोई मसला नहीं। भेरों की चीमा के लोग तो मोहम्मद यूसुफ से नफरत करने लग गए थे, इसलिए वो भेरों की चीमा में नहीं रह सकता था तो वो अदालत गढ़ा में अपनी एक बहन के पास चला गया। कुछ अरसा वो अपनी बहन के घर में रहा और उसके बाद उसने मुजफ्फरपुर में अपना घर ले लिया। और उसका तरीक़ाकार क्या था कि वो सारा दिन घर में लेटा रहता और शाम को वो बाहर निकल जाता, कभी वो किसी अड्डे पे चला जाता, कभी किसी रिक्शा स्टॉप पे चला जाता। इसके सिवा इसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं था। एक रोज़ मोहम्मद यूसुफ अकबर आबाद स्टॉप पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर उसने एक औरत को देखा जिसके कान में सोने की बालियाँ थीं। मोहम्मद यूसुफ उस औरत के पास गया और उसके साथ बातें करने लग गया और बातों बातों में उसने उसे बताया कि वो उसके पैसे दुगने करवा सकता है। इस तरह से वर्गला के उसने उस औरत को रिक्शे पर बिठाया और वो उसे वहाँ से ले गया। थोड़ा ही दूर जाकर हैप्पी वैली सोसाइटी की तामीर हो रही थी और उस सोसाइटी में कई खाली प्लाट पड़े हुए थे। इस दौरान अंधेरा छा चुका था। मोहम्मद यूसुफ उस औरत को एक खाली प्लाट में ले गया और उसके सर पर ईंट मारी। जब वो औरत ज़मीन पर गिर गई तो उसे बालों से पकड़कर उसके सर को पथरीली ज़मीन पर बार बार मारा, यहाँ तक कि वो औरत मर गई। मोहम्मद यूसुफ ने उसके कानों की बालियाँ उतारी और वहाँ से भाग गया। ये मुकदमा थाना सदर सियालकोट में दर्ज किया गया। उसके 3 रोज़ बाद ही मोहम्मद यूसुफ ने एक औरत को वज़ीराबाद रोड से लिया और वो उसे अम्बाला रोड पर ले गया और वहाँ ले जाकर उसे एक वीराने में कत्ल कर दिया। उस औरत ने कानों में झुमके पहन रखे थे। मोहम्मद यूसुफ ने वो झुमके उतारे। उस औरत के पास 3000 रुपया भी था। मोहम्मद यूसुफ ने वो भी लूट लिया और वहाँ से फरार हो गया। इसके 5 दिन बाद उसने चाइना चौक से एक औरत को वर्गलाया और उसे मोतरा नहर पर ले गया। मोतरा नहर पे उसने उस औरत को बालों से पकड़ा और उसका सर शीशम के दरख्त में इतनी ज़ोर से मारा कि वो औरत मर गई। उसने उसके पैसे छीने और वहाँ से फरार हो गया। मोहम्मद यूसुफ की ज़िंदगी अब इसी तरह से चल रही थी। वो सारा दिन अपने घर में लेटा रहता और शाम को वो किसी रिक्शा स्टॉप या किसी अड्डे पर चला जाता और देखता रहता कि कौन सी औरत अकेली है, किस औरत की उम्र 55-60 साल से ज़ायद है जिसे आसानी से काबू किया जा सकता है, कौन सी औरत ऐसी है जिसके पास कोई जेवर, कोई सोने की चीज़ मौजूद है, कौन सी औरत ऐसी है जिसे आसानी से वर्गलाया जा सकता है। और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने इस तरह के कई कत्ल किए। वो औरतों को वर्गलाता, उन्हें किसी वीराने में ले जाता, मोतरा नहर पे ले जाता और वहाँ ले जाकर कत्ल कर देता। किसी औरत को वो ये कहता कि वो उनके पैसे दुगने करवा सकता है। किसी औरत को ये झांसा देता कि वो बुज़ुर्गों की माली इमदाद करने वाली तंजीम से वाबस्ता है और वो उन्हें पैसे दिलवा सकता है। किसी औरत को वो ये झांसा देता कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उन्हें पैसे दिलवा सकता है। गर्ज किसी ना किसी बहाने वो औरतों को कोई ना कोई लालच देता, उन औरतों को अपने साथ रिक्शे पे बिठाता और किसी वीराने में ले जाता और वहाँ पे ले जाके उन्हें कत्ल कर देता और उनके पास जो भी पैसे या जेवर होता वो उनसे छीन लेता। अब मोहम्मद यूसुफ के पास इतने पैसे आ चुके थे कि मोहम्मद यूसुफ मोटरसाइकिल ख़रीद सकता था। अब मोहम्मद यूसुफ ने एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली। अब उसके लिए शिकार को फंसाना और ज़्यादा आसान हो चुका था। वो किसी भी ज़ईफ़ औरत को मोटरसाइकिल पर बिठाता, किसी वीराने में ले जाता और वहाँ ले जाकर उसे कत्ल कर देता। मुख्तलिफ इलाकों के थानों में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो चुके थे और पुलिस इस सारे मामले में चकरा कर रह गई थी। कुछ ऐसी औरतें थीं जिनकी गुमशुदगी के मुकदमात दर्ज हुए थे, जबकि पुलिस को कुछ लाशें भी मिल चुकी थीं। मोतरा में एक तंजीम आस के नाम से मौजूद थी। ये तंजीम एक फलाही अदारा चलाती थी। इस तंजीम को भी कुछ लाशें मिल चुकी थी, मगर मुजरिम का कहीं पर कोई सुराग मौजूद नहीं था।
जो लाशें पुलिस को मिली थीं वो पुलिस के लिए बड़ी हैरानकुन हालत में थीं। मरने वाली औरतों की हालत देखकर ये लगता था कि वो उन जगहों पर अपनी मर्जी से गई थीं। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये औरतें अपने इलाके से दूर किस तरह से पहुंच गईं। क्या ये अपनी मर्जी से उन वीरानों में चली जाती थीं जहां पर इन्हें कत्ल कर दिया जाता था, या फिर इन्हें कत्ल करके उन वीरानों में लेकर जाया जाता था। दूसरी हैरतनाक बात यह थी कि मरने वाली औरतों की तरफ से मुज़ाहमत के कोई आसार नजर नहीं आते थे। ऐसा लगता था कि इन पर अचानक कोई हमला किया गया है। तो फिर पुलिस के जहन में ये सवाल भी पैदा होता था कि क्या मरने वाली तमाम औरतें कातिल को जानती थीं जो अपनी मर्जी से उसके साथ वहां पर मौजूद थीं। और तीसरी हैरतनाक बात यह थी कि आम तौर पर औरतों के कत्ल जिनसी मुहरकात की बुनियाद पर किए जाते हैं, मगर पुलिस को किसी भी तरह की जिनसी हरकत के कोई सबूत वहां पर नहीं मिले थे। तो फिर मुजरम किस बुनियाद पर इन औरतों को कत्ल कर रहा था? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिन लोगों ने मुकदमात दर्ज करवाए थे उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि उनकी औरतों के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद थीं। पुलिस ने जब देखा तो उन लाशों के पास कानों की बालियां, झुमके या पैसे वगैरह नहीं मिले। और फिलहाल पुलिस के पास इस बात का एक ही जवाब था कि शायद ये कत्ल राहज़नी की खातिर किए जा रहे हैं। मगर मुजरम ख़ास तौर पे ये 55, 60, 65 साल की उम्र की औरतों पर ही हमला क्यों करता था, और ये औरतें मुजरम के साथ उन वीरानों में क्यों चली जाती थी, इनका जवाब पुलिस के पास कोई नहीं था। सियालकोट और उसके गिरदोनवा के इलाके में खौफ के साए अपना कद बढ़ाने लगे थे, और ये खौफ आम लोगों की निस्बत बूढ़ी औरतों को ज़्यादा था। नौजवान अब ये चाहते थे कि उनकी वालदा या उनकी दादी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इर्द गिर्द जितनी भी खबरें फैल रही थी वो तमाम यही थी कि 55, 60, 65 साल की उम्र की औरतें गुम हो रही हैं या उनकी लाशें मिल रही हैं। जिन लोगों ने अपनी नानी या दादी या वालदा की गुमशुदगी के मुकदमात दर्ज करवाए थे वो हर वक्त बेचैन रहने लगे। जब भी किसी औरत की लाश का जिक्र आता तो वो बेचैन हो जाते कि कहीं ये लाश जो मिली है वो उनकी नानी, दादी या वालदा की ना हो, और इसी खौफ में सियालकोट के बासियों के शब रोज़ गुजरने लगे। दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ की नज़र पड़ती है कश्मीरी गुजरों के मोहल्ले पर। कश्मीरी गुजरों के मोहल्ले से मोहम्मद यूसुफ ने अल्लाह रखी को अगवा किया और उसे मोतरा नहर पर ले जाकर कत्ल कर दिया। बाद में उसने इसी मोहल्ले से हाजरा बीबी को अगवा किया। हाजरा बीबी पर भी उसने इसी तरह से कातलाना हमला किया, और अपनी तरफ से तो उसने हाजरा बीबी को कत्ल कर दिया था, मगर हाजरा बीबी इस हमले में मौज़ाना तौर पर जिंदा बच गई। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਭਗਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੱਠਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ आई। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने पक्का गढ़ा की खुर्शीद बीबी को अगवा किया और उसे कत्ल कर दिया। खुर्शीद बीबी के घर वालों का यह कहना था कि जुमे के रोज़ खुर्शीद बीबी अपने घर के बाहर बैठी थी और थोड़ी देर बाद घर वालों ने देखा तो खुर्शीद बीबी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। खुर्शीद बीबी के बेटे ने एक दिन तक अपनी माँ को तलाश किया, मगर खुर्शीद बीबी का कहीं कुछ पता ना चला। तो उसका बेटा पुलिस स्टेशन चला गया मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। अब मामला ये था कि पुलिस भी इस किस्म के मुकदमात दर्ज करने से इज्तनाब कर रही थी। डस्का, जाम का चीमा, मोतरा, अग्गोकी, मुरादपुर में बहुत सारे ऐसे मुकदमात दर्ज हो चुके थे, मगर पुलिस के पास कोई सुराग मौजूद नहीं था। पुलिस अब कुछ लोगों को इस तरह से भी कर रही थी कि किसी को एक थाने से दूसरे थाने में और दूसरे थाने से तीसरे थाने में भेज रही थी। बहुत सारे थाने इस किस्म के मुकदमात दर्ज करने से इज्तनाब कर रहे थे कि उन्हें इस केस की तहकीक करना पड़ेगी, और तहकीक के लिए उनके पास कोई सिरा मौजूद नहीं था। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਆਜੋ ਮੋਤਰੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। इस दौरान पुलिस के पास चंद एक और औरतें भी पहुंची जिन पर मोहम्मद यूसुफ ने हमला किया था और वो जिंदा बच गई थी। इनमें सुगरा बीबी, रशीदा बीबी और नज़ीरा बीबी शामिल थी। पुलिस ने इन औरतों की मदद से मोहम्मद यूसुफ का खाका तैयार कर लिया और अब उस खाके की बुनियाद पे मुजरम को तलाश करना शुरू कर दिया। हाजरा बीबी के बयान की रोशनी में पुलिस ने नए सिरे से इस केस को देखना शुरू कर दिया। हाजरा बीबी ने जो बयान दिया कि उसे किस तरह से अड्डे से अगवा किया गया था, तो पुलिस ने यह सोचा कि मुख्तलिफ अड्डों और मुख्तलिफ रिक्शा स्टॉपों पर जाया जाए और वहाँ से लेकर जिन इलाकों तक औरतों की लाशें मिली हैं
उन इलाकों के नक्शे तैयार किए जाएं। दूसरी तरफ पुलिस ने यह काम किया कि मुख्तलिफ स्टापों और मुख्तलिफ अड्डों पर पुलिस की भारी नफरी सादा लिबास में लगा दी। वो आने जाने वाले मुसाफिरों की वीडियो तैयार करते, आने जाने वाले मुसाफिरों की तस्वीरें बनाते और देखते कि कौन सा ऐसा शख्स है जिस पर शक किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों पे नज़र रखते जो किसी बूढ़ी औरत, किसी बुज़ुर्ग औरत के साथ मौजूद होते। उसका पीछा किया जाता, उसे देखा जाता कि ये इस बुज़ुर्ग औरत को कहाँ लेकर जाता है। कुछ लोगों को तो रोक रोक कर ये तफ्तीश भी की गई कि उन बूढ़ी औरतों के साथ उनका क्या रिश्ता है। यूँ मोहम्मद यूसुफ के गिर्द अब शिकंजा कसा जा रहा था। मैपिंग करके और फिर मैंने कहा कि आप वीडियोस बनाते जाएं, तस्वीरें बनाते जाएं उन लोगों की जो बसों में बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर हैं या जो अड्डों के ऊपर खड़े होते हैं, जो आपको सस्पेक्ट फील होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ ख़वातीन ऐसी भी मिली थी जो ज़िंदा बच गई थी। उन्होंने ये आके वाक़यात सुनाए थे कि कोई एक इंडिविजुअल था जिसने इस तरह की वो वारदात की है। आइडेंटिफाई किया कि ये ख़ातीन गायब कहाँ से हुई, लास्ट वेयर वर दे सीन, उनका एक इलाका आइडेंटिफाई हुआ। उस इलाके से लेके इनके फेंके जाने तक के इलाके का एक मैप तैयार हुआ। औरतों की गुमशुदगी के हवाले से सबसे ज़्यादा मुकदमे मुरादपुर के थाने में दर्ज हुए थे। मुरादपुर की पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव था। सब बहुत परेशान थे कि मुजरम को किस तरह से गिरफ्तार किया जाए। इधर 22 सितंबर को मोहम्मद यूसुफ एक नैश कार की तलाश में निकला और उसे मौजा भर्त की अजमत बीबी नजर आई। उसने अजमत बीबी से पूछा कि उसने कहाँ जाना है। अजमत बीबी ने उसे ये कहा कि उसने स्टॉप तक जाना है, तो मोहम्मद यूसुफ ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे पुलिस ने रोक लिया। आंदा तुसीं कित्थे जाना? मैं कहा मैं अड्डे जाना। ये पिछों कित्थों आए? मैं कहा पिछों पड़थां। तो बहियो फिर तो मैं बह गई हाँ। उत्थे फिर आके ते चम बैर करके खून करन लग पिया। ते एक बुढ़ी दे पैसे निकले ने, खून की 10 गत कीते ने, अंगूठा लाया, गैब हो गई, लभदी नहीं पई। मोहम्मद यूसुफ एक बार फिर गिरफ्तार हो गया और उसने अपने गिरफ्तार होने पर वही ड्रामा रचाया कि वो हाफिज़ कुरान है, वो ऐसा जुर्म नहीं कर सकता, वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मुझे अपनी माँ नहीं नज़र आती थी कि मेरी बहन हाफिज़ कुरान है, मैं, मेरा भांजा हाफिज़ कुरान है। और अगर इस तरह के हम लुचे लफंगे होते तो लोगों की इतनी जवान बेटियाँ हमारे घर में हिफाजत करने ना आती। मोहम्मद यूसुफ अपने जुर्म से मुसलसल इनकार करता रहा और पुलिस ने इस बार रवायती तरीके से हटकर खुफिया तफ्तीश करने का फैसला किया। मोहम्मद यूसुफ को एक कमरे में बिठाया गया, वहाँ पर खुफिया कैमरे लगा दिए गए और मोहम्मद यूसुफ से यूँ बातचीत चलाई और उसे ये बावर करवाया गया कि अगर वो अपने जुर्म का इकरार कर ले तो उसकी ये बातें किसी को नहीं बताई जाएंगी। आखिरकार मोहम्मद यूसुफ ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और कुछ औरतों के कत्ल को उसने तस्लीम कर लिया। क्योंकि इन्हों को मैंने पता कि पहली औरत में खुफिया रिकॉर्डिंग के सबूत के साथ मोहम्मद यूसुफ से तफ्तीश की गई तो उसने बहुत सारी औरतों के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया। उसने कबूल किया कि खुर्शीद बीबी के साथ साथ उसने 23 औरतों को कत्ल किया है। खुर्शीद बीबी को कत्ल करके उसने मिर्ज़ा गुराया के खेतों में फेंका था। इसके अलावा 5 लाशें उसने मोतरा नहर से दरियाफ्त करवाईं। जब इलाके में इन औरतों के बारे में पता चला तो उन इलाकों में कोहराम मच गया। मिर्ज़ा गुराया के खेतों के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए और हर कोई खौफ की हालत में था। नींद नहीं आती, हूँ मैं की करा, मुँह सिर झुमदा सा मैं। मोहम्मद यूसुफ का चालान करके उसे अदालत में पेश कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ को अंदाज़ा हो गया कि वो किसी सूरत नहीं बच सकेगा तो उसने अपने बयानात बदलने शुरू कर दिए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वो कैंसर का मरीज़ है। इन औरतों को लूट कर वो अपने कैंसर के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किया करता था। फिर उसने ये बहाना भी लगाया कि चूँकि वो कैंसर का मरीज़ है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब ये औरतें मुज़ाहमत करती थी तो वो शदीद गुस्से में आ जाता था और गुस्से की हालत में उसे मालूम ही नहीं होता था कि वो इन औरतों के साथ क्या कर चुका है। ये जितने भी कत्ल उसने किए हैं इसमें उसका कोई इख्तियार नहीं था, बेइख्तियारी तौर पे ये कत्ल उससे हुए हैं। ये वही पैंतरे थे जो हर मुजरम गिरफ्तार होने के बाद लगाता है और यही काम मोहम्मद यूसुफ कर रहा था। मोहम्मद यूसुफ का जो चालान किया गया इसमें नारोवाल की आमना बीबी, अदालत गढ़ा की खुर्शीद बीबी, कमनाला की सलमा बीबी, सलीमा अख्तर, आमना बीबी, रसूल बीबी, मुजाहिद रोड की रजिया बेगम और इसके साथ साथ 14 मजीद औरतों के कत्ल के मुकदमात दर्ज किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंजूर हुसैन डोगर ने 15 जून 2011 को मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद, सजाए मौत और 70 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी। सजाए मौत से पहले उसे उम्र कैद भुगतना थी और अगर वो जुर्माना अदा ना करता तो उसे 6 माह की मजीद कैद होनी थी।
मोहम्मद यूसुफ ने जेल में जाते ही जेल के हुकाम के साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। कैदियों को उसने बताया कि वो हाफ़िज़ कुरान है, अपने हाफ़िज़ कुरान होने का वो बहुत फ़ायदा उठाता। अपना रवैया उसने तमाम लोगों के साथ बहुत आला कर लिया। 2017 के आखिर में मोहम्मद यूसुफ को सज़ाए मौत होनी थी कि उसने 2017 के आगाज़ में रहम की अपील दायर कर दी। जेल के हुकाम ने उसके रवैये को देखते हुए उसकी रहम की अपील आगे बढ़ा दी और आखिरकार उसकी ये अपील कबूल कर ली गई और 2017 के आगाज़ में मोहम्मद यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया गया। यूँ उसकी सज़ाए मौत ख़त्म हो गई। मोहम्मद यूसुफ जेल से रिहा होने के बाद सियालकोट की बजाय गुजरांवाला में रहने लग गया। होना तो ये चाहिए था कि मोहम्मद यूसुफ अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाता और नई ज़िंदगी का आगाज़ करता। वो लोगों के साथ अपने रवैये को अच्छा कर लेता और गुजरे हुए मामलात से तौबा कर लेता, मगर उसके मुंह को जो खून लग चुका था उसका जायका आज भी उसकी ज़ुबान पर मौजूद था। मोहम्मद यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी वहीं से शुरू की जहां वो छोड़ कर गया था। बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात इस बात के कायल हैं कि अगर किसी साइकोपैथ को या सीरियल किलर को जुर्म करने का एक तरीका भा जाए और वो जुर्म की रवश पे चल पड़े तो वो किसी तरह भी उस रवश को नहीं छोड़ सकता, वो बार बार वो जुर्म करता रहेगा। साइकोपैथ्स हों या अनट्रीटेड साइकियाट्रिक पेशेंट्स हों, उनका दोबारा क्राइम कमिटने का तो रेट ज़्यादा होता ही है। जज साहब ने इनको अगर 10 साल के लिए सज़ा दे दी तो 10 साल के बाद जब ये बाहर आएंगे तो थोड़ी देर के बाद ये दोबारा वही काम शुरू कर देंगे। उसी चीज़ को रोकने के लिए फोरेंसिक साइकियाट्री में उनको हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं जब तक कि मरीज़ ठीक ना हो जाए। अब ठीक होना जौन सा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मुश्किल होता है। मोहम्मद यूसुफ ने तो ये महसूस किया कि 23 कत्ल करके भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा है और जेल से बाहर आते ही उसने वही तरीका अपनाया। उसने गुजरांवाला फैमिली अस्पताल के करीब एक औरत मुसर्रत खानम के घर में दाखिल हुआ। उस औरत का सर ज़मीन पे मार मार के उसे कत्ल कर दिया और 6,000 रुपये लेकर फ़रार हो गया। नज़ीरा बीबी को उसने सरफराज कॉलोनी से बरगलाया और अपने साथ चंदा किला पे ले गया और वहाँ पे ले जाके उसे कत्ल कर दिया। उसके पास 4,000 रुपये थे, वो छीने और फ़रार हो गया। मुरीद के से उसने एक बूढ़ी औरत को बरगलाया और उससे कामों की मौजा घनिया के करीब ले जाकर कत्ल कर दिया और उसके पैसे छीन कर फ़रार हो गया। रुकैया बीबी को उसने अपने साथ रिक्शे पे बिठाया और फिरोजवाला के वीरान इलाके में ले जाकर उससे 500 रुपये छीने और उसे भी कत्ल कर दिया। रख किकरावाली की सलमा बीबी को उसने बरगलाया और अपने साथ सियालकोट बाईपास पर ले गया और सियालकोट बाईपास पे ले जाके उसे कत्ल कर दिया। इसके पास सिर्फ 400 रुपये थे। मोहम्मद यूसुफ ने 400 रुपये की खातर एक औरत का कत्ल कर दिया। अवान चौक से उसने एक बूढ़ी औरत को अपने साथ लिया और चंदा किला पे ले जाके उसे कत्ल कर दिया। और बड़े ही तकलीफ़ की बात यह है कि उस औरत के पास से सिर्फ 10 रुपये निकले। यूँ 10 रुपये की खातर मोहम्मद यूसुफ ने एक जान ले ली। 2 माह के अंदर अंदर मोहम्मद यूसुफ 6 औरतों को कत्ल कर चुका था और गुजरांवाला की पुलिस एक बार फिर चकरा के रह गई थी कि ये हो क्या रहा है। सिटी पुलिस के ऑफिसर अशफाक खान की हदायत पे पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें बना लीं और मुजरम की तलाश में लग गई। CIA को अपने साथ मिलाया। बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड देखे तो ये बात सामने आई कि इस किस्म के मामलात 7-8 साल पहले सियालकोट की हदूद में हो चुके हैं, जहां पर 23 औरतें कत्ल की जा चुकी थी। पुलिस ने उस रिकॉर्ड को सामने रखा और कत्ल होने वाली औरतों के मामलात को देखा तो मालूम हुआ कि ऐन मुमकिन है ये वही सीरियल किलर हो जो उसी तरह से वारदातें कर रहा है। और अब आज 18 जुलाई 2017 मंगल की रात को जवार के खेत में मोहम्मद यूसुफ चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी लिए कत्ल हुए पड़ा है और पुलिस इस हैरत में डूब चुकी है कि ये वो शख्स है जिसकी सज़ा को माफ़ किया गया और आखिरकार ये अपने भयानक अंजाम को पहुंच चुका है। मोहम्मद यूसुफ तो अपने अंजाम को पहुंच गया मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्या हमारे इंसाफ का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि एक मुजरम बार बार जुर्म करे और उसे बार बार माफ़ कर दिया जाए? एक मुजरम के लिए रहम की अपील करना तो बहुत आसान है, मगर क्या हमारे इंसाफ करने वाले इदारे इस बात को देख ही नहीं सकते हैं कि वो सीरियल किलर है और उसने कितनी जानें ली हैं और उन जानों की बुनियाद पे तो उसे सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, मगर हमारे इंसाफ के इदारे ऐसा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारे माशरे के लिए है कि हमारा माशरा कब तक मोहम्मद यूसुफ जैसे किरदार पैदा करता रहेगा और कब तक ये घिनौने लोग घिनौना काम करते रहेंगे मगर कानून के हाथ इन्हें नहीं पकड़ेंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। आरबी को हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।